दोस्तों, समंदर की गहराइयों के अंदर इस वक्त एक ऐसा खामोश लेकिन बेहद खतरनाक युद्ध चल रहा है जो भविष्य के अंदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी दिशा तय करने वाला है। जब आप और हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब हिंद महासागर की गहराइयों के अंदर चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी और पाकिस्तान की नौसेना अपने नए हथियारों और नई सबमरीन्स के साथ में भारत को घेरने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल चल रही होती है। और दोस्तों, इसी खतरे को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने अपनी नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे महंगा फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75I की, एक ऐसा रक्षा सौदा जिसकी कीमत 43,000 करोड़ रुपए से शुरू होकर के आज 1,10,000 करोड़ रुपए के विशालकाय आंकड़े तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज सवाल इस 1,10,000 करोड़ रुपए का नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत जिस जर्मन कंपनी को अपनी समुद्री सुरक्षा का भविष्य सौंपने जा रहा है, क्या वो कंपनी वास्तव में भारत की उम्मीदों पर खरी भी उतर पाएगी? क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसा ग्लोबल कॉर्पोरेट गेम चल रहा है जिससे हमारी नौसेना की सबमरीन्स अगले 15 सालों के लिए फाइलों और शिपयार्ड्स के बीच में लटकने वाली? दिल्ली से लेकर के बर्लिन तक जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं, उनके अंदर कई ऐसे तकनीकी और रणनीतिक पेंच फंस चुके हैं जिन्हें अगर आज डिकोड नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, क्या भारतीय नौसेना एक ऐसी सबमरीन खरीदने जा रही है जिसका वजूद अभी तक सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जर्मन कंपनी TKMS के ऊपर भारत भरोसा कर रहा है, क्या उसके पास में इतना मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है कि वो भारत को समय पर सबमरीन्स दे भी सके? क्योंकि हालात जो हैं वो तो ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम प्रोजेक्ट 75I की उन परतों को उधेड़ेंगे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के शोर शराबे के अंदर सुनाई नहीं दे रही होंगी। दोस्तों, हर एक डेटा, हर एक फैक्ट और हर एक लॉजिक के साथ में आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर जर्मनी की थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS के साथ में होने वाली इस मेगा डील के अंदर भारत के लिए कितने बड़े रणनीतिक जोखिम छिपे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस बैकग्राउंड को समझना होगा जिसने भारत को इस स्थिति के अंदर लाकर के खड़ा कर दिया है। साल 1999 के अंदर जब करगिल का युद्ध खत्म हुआ था, तब भारत के रणनीतिकारों ने एक 30 वर्षीय सबमरीन निर्माण प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, उसको तैयार किया था। दोस्तों, लक्ष्य बिल्कुल साफ था। साल 2030 तक भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर 24 अत्याधुनिक पारंपरिक सबमरीन शामिल होनी थी। लेकिन दोस्तों, आज जब हम 2026 के अंदर खड़े हैं तो जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पूरी योजना के तहत अब तक केवल 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स ही सेवा के अंदर आ पाई हैं। हमारी पुरानी रशियन किलो क्लास और जर्मन शिशुमार क्लास सबमरीन्स तेजी से अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। अंडर वाटर डोमेन के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो चुका है। इसी वैक्यूम को भरने के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत की थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ सबमरीन्स खरीदना नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के अंदर ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT के जरिए इनका निर्माण करना था। दोस्तों, कई महीनों की जद्दोजहद और कई विदेशी कंपनियों के पीछे हटने के बाद में आखिरकार भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL और जर्मनी की TKMS की साझेदारी को शॉर्ट लिस्ट किया गया। लेकिन जैसे ही यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए से छलांग लगा करके GST और दूसरे शुल्कों के साथ में 1,10,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। दोस्तों, इतनी भारी भरकम कीमत चुकाने के बाद भी भारत के नीति निर्माताओं और नौसेना के सामने जो सबसे बड़ी चिंता उभर करके सामने आ रही है, वो TKMS की डिलीवरी क्षमता और उनके ग्लोबल कमिटमेंट को लेकर के है। और इस चिंता का सबसे बड़ा कारण है जुलाई 2026 के अंदर हुआ एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय रक्षा समझौता जिसने ग्लोबल सबमरीन मार्केट के अंदर भूचाल ला दिया है। दोस्तों, हुआ यह है कि कनाडा की सरकार ने अपने कैनेडियन पेट्रोल सबमरीन प्रोजेक्ट यानी CPSP के तहत अपनी नौसेना के लिए 12 नई सबमरीन्स की खरीद का ऐलान किया है।
और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि कनाडा ने साउथ कोरिया की हनवा ओशन को दरकिनार करते हुए इस 80 बिलियन कैनेडियन डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की टीकेएमएस को शॉर्ट लिस्ट किया है। दोस्तों 80 बिलियन डॉलर की ये डिफेंस डील दुनिया के सबसे बड़े रक्षा अनुबंधों में से एक है। कनाडा की सरकार का यह फैसला भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन चुका है। इसे व्यापार और कॉरपोरेट प्राथमिकताओं के नजरिए से दोस्तों अगर आप समझेंगे तो दोस्तों कनाडा की ये 12 सबमरीन से जर्मनी में ही टीकेएमएस के कील में मौजूद शिपयार्ड के अंदर बनाई जाएंगी। अब दोस्तों आपको कोई भी शिप बिल्डर बता देगा कि किसी दूसरे देश के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके सबमरीन बनवाने की तुलना के अंदर अपने ही देश के अंदर अपने ही शिपयार्ड के अंदर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना कंपनी के लिए कई गुना ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है। अब टीकेएमएस के सामने दो प्रोजेक्ट हैं। एक तरफ है कनाडा का 80 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जहां उन्हें 12 सबमरीन्स अपने ही शिपयार्ड के अंदर बनानी है। दूसरी तरफ है भारत का प्रोजेक्ट 75I जो केवल 6 सबमरीन्स का सौदा है और यहां टीकेएमएस को अपनी सबसे संवेदनशील टेक्नोलॉजी भारत को सौंपनी है, अपने इंजीनियर्स को भारत भेजना है और एमडीएल को सब कुछ स्क्रैच से सिखाना है। दोस्तों कॉरपोरेट दुनिया का सीधा सा उसूल है कि जो प्रोजेक्ट ज्यादा रेवेन्यू देता है और जहां कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है कंपनी अपनी पूरी ताकत उसी प्रोजेक्ट में झोंक देती है। दोस्तों क्या इस बात का कोई रिस्क नहीं है कि टीकेएमएस अपनी कनाडाई प्रोग्राम को प्रायोरिटी देगा? सबमरीन निर्माण कोई कारों की असेंबली लाइन नहीं है। इसके लिए दुनिया के कुछ सबसे चुनिंदा और बेहतरीन नेवल आर्किटेक्ट्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एक्सपर्ट और सबमरीन इंजीनियर्स की जरूरत होती है। ग्लोबल टैलेंट पूल के अंदर ऐसे विशेषज्ञों की भारी कमी है। अब दोस्तों सवाल यह है कि टीकेएमएस अपने इन गिने चुने टॉप क्लास एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को कहां तैनात करेगा? क्या वो उन्हें अपने सबसे मुनाफे वाले कनाडाई प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जर्मनी के अंदर रखेंगे या फिर वो उन्हें भारत के अंदर एमडीएल की मदद करने के लिए मुंबई भेजेंगे? अगर टीकेएमएस के सामने मानव संसाधन का यह संकट खड़ा होता है तो इसका सीधा असर भारत के प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर पड़ेगा। दोस्तों भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके 7 सालों के भीतर पहली सबमरीन की डिलीवरी देनी अनिवार्य है। मान लीजिए कि 2026 या फिर 2027 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो कागजों के हिसाब से भारत को 2034 तक पहली पनडुब्बी मिल जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या ये 7 साल का टारगेट वास्तविक रूप में पूरा हो भी सकता है? और यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है प्रोजेक्ट 75I के सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़े तकनीकी खतरे की। दोस्तों भारत के लिए टीकेएमएस जो सबमरीन पेश कर रहा है वो उनकी सालों से परखी हुई टाइप 212 या फिर टाइप 214 डिजाइन नहीं है। रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जर्मन कंपनी ने भारत के लिए एक बिल्कुल नया डिजाइन प्रस्तावित किया है। इस नए डिजाइन में दोस्तों सबमरीन के बाहरी ढांचे यानी कि हल को गोल रखने के बजाय एंगुलर यानी कि कोणीय बनाया गया है। एंगुलर हल का फायदा यह बताया जा रहा है कि इससे सबमरीन का सोनार सिग्नेचर बेहद कम हो जाएगा, यानी वो समंदर के भीतर दुश्मन के रडार या फिर सोनार से लगभग अदृश्य हो जाएगी। दोस्तों सुनने में यह तकनीक बहुत शानदार और भविष्य वाली लगती है, लेकिन इसका एक खौफनाक सच ये भी है ये एंगुलर हल डिजाइन आज की तारीख के अंदर दुनिया के किसी भी समंदर के अंदर नहीं उतरा है। ये डिजाइन अभी तक सिर्फ ब्लूप्रिंट्स, सिमुलेशन और कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित है। नौसेना के हलकों के अंदर ये एक बहुत बड़ा बहस का विषय है कि जो पनडुब्बी अभी तक वजूद में नहीं आई है उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे होगा। किसी भी नए सबमरीन डिजाइन को कंप्यूटर स्क्रीन से निकाल करके समंदर की गहराइयों तक पहुंचाने की प्रोसेस बेहद जटिल होती है। पहले प्रोटोटाइप बनता है, फिर महीनों तक उसके स्ट्रक्चरल टेस्ट होते हैं, पानी के भारी प्रेशर के अंदर उसके हाइड्रोडायनेमिक्स को चेक किया जाता है। जरा सी भी चूक वजन के संतुलन के अंदर जरा सा भी फर्क सबमरीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों जब हम एक ऐसा डिजाइन खरीद रहे हैं जिसका कभी निर्माण ही नहीं हुआ तो क्या 7 सालों के भीतर तकनीकी विचार विमर्श, पूर्ण डिजाइन सत्यापन और निर्माण संभव है?
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नई टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने, इसके समुद्री परीक्षणों को पास करने और फिर भारत के अंदर इसका स्वदेशीकरण करने के अंदर बहुत लंबा समय लग सकता है। अगर डिजाइन वेरिफिकेशन के अंदर कोई अड़चन आ गई तो पहली सबमरीन का इंतजार 2034 से खिसक करके 2038 या फिर 2040 तक जा सकता है। दोस्तों, क्या भारतीय नौसेना इतना लंबा इंतजार अफोर्ड कर सकती है, वो भी तब जब चाइना लगातार अपनी नेवल पावर को हिंद ओशन के अंदर बढ़ा रहा है। दोस्तों, TKMS के सामने कनाडा के ऑर्डर का बैकलॉग और एक सर्वथा नए एंगुलर डिजाइन का जोखिम है। ये दोनों बातें प्रोजेक्ट 75I के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है। प्रोजेक्ट 75I की पूरी नींव जिस एक तकनीक पर टिकी है वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP सिस्टम। AIP एक ऐसी तकनीक है जो ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बैटरी चार्ज करने के लिए सरफेस पर आने की मजबूरी से आजाद कर देती है। दोस्तों, AIP से लैस सबमरीन्स हफ्तों तक समंदर के भीतर छिपी रह सकती हैं। TKMS का दावा है कि उनका फ्यूल सेल आधारित AIP दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों, यहां भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। क्या हमें सच में विदेशी AIP टेक्नोलॉजी के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए फूंकने की जरूरत भी है? हाल ही के अंदर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अपने DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के साथ मिलकर के एक पूरी तरह से स्वदेशी, प्रूवन और दुनिया के सबसे एडवांस फ्यूल सेल AIP सिस्टम को तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक साल 2026 के आखिर तक भारतीय नौसेना की पहली कलवरी क्लास सबमरीन को ड्राई डॉक में ले जाया जाएगा। वहां उस सबमरीन के हल को बीच में काट करके उसके अंदर ये स्वदेशी AIP प्लग इन कर दिया जाएगा। जब भारत ने अपनी खुद की तकनीक, अपने खुद के वैज्ञानिकों और अपने खुद के प्राइवेट सेक्टर की मदद से AIP जैसी जटिल टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर ली है, तो क्या हमें सिर्फ एक जर्मन सिस्टम के लिए इतने बड़े विदेशी अनुबंध पर डिपेंडेंट रहना चाहिए? दोस्तों, नौसेना की रणनीतिक सोच के अंदर भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत का अंतिम टारगेट किसी भी विदेशी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है, बल्कि पूर्ण आत्मनिर्भरता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी स्पष्ट किया है कि भारत की 30 साल की सबमरीन योजना को अब नए सिरे से संवारा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 75I से मिलने वाले एक्सपीरियंस का फायदा प्रोजेक्ट 76 के अंदर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत पूरी तरह से 12 स्वदेशी पारंपरिक सबमरीन्स बनाएगा, जिनका डिजाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारतीय कंपनियों के हाथों में होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इन परमाणु पनडुब्बियों के 2036 या फिर 37 तक भारतीय नौसेना के अंदर शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये SSN सबमरीन्स हिंद महासागर के अंदर गेम चेंजर साबित होंगी, क्योंकि इनके अंदर AIP से भी कई गुना ज्यादा कैपेसिटी होगी और ये महीनों तक बिना सतह पर आए समुद्र के अंदर गश्त लगाती रहेंगी। अब दोस्तों, एक तरफ है TKMS, जिसके पास में अब कनाडा का $80 बिलियन का विशालकाय प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ है उनका वो एंगुलर डिजाइन जो अभी तक केवल कागजों पर है और जिसे हकीकत के अंदर बदलने में लगने वाले समय का किसी को भी सटीक अनुमान तक नहीं है। और दोस्तों, तीसरी तरफ है भारत की अपनी बढ़ती हुई स्वदेशी ताकत, हमारा अपना DRDO का AIP सिस्टम और प्रोजेक्ट 76 का विजन। दोस्तों, भारत इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां लिया गया एक फैसला अगले 40 सालों तक हमारी समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करेगा। क्या हमें TKMS के कमिटमेंट्स और उनके मानव संसाधन की उपलब्धता पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? क्या भारत को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि एक अनटेस्टेड डिजाइन के ऊपर 1,10,000 करोड़ रुपए का दांव लगाने से पहले उसके हर तकनीकी पहलू की 100% गारंटी ली जाए? दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये हमारी रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हमें सबमरीन चाहिए, इसके अंदर कोई शक नहीं है।
चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी सच है। लेकिन दोस्तों, ये सब हमारी अपनी शर्तों पर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले टीकेएमएस को ये साबित करना चाहिए कि कनाडा का बड़ा ऑर्डर भारत के प्रोजेक्ट को डिरेल नहीं करेगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका कागजी डिजाइन समंदर की असली लहरों और असली दबाव को झेलने के लिए कितना तैयार है। यानी दोस्तों, हमें इनसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें परखना बेहद जरूरी है और इस वक्त उन तमाम पहलुओं पे विचार करके ही इस पे आगे बढ़ना चाहिए। और मौजूदा सरकार वैसे देखा जाए तो इस मामले में बहुत अच्छे लेवल पर सोच भी रही होगी, क्योंकि हमारे पास में जो एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर सी तो बात है, वो इन सारे पहलुओं पे विचार कर भी चुके होंगे। अब दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार।